हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका हम पार्ट नंबर 4 की चर्चा करेंगे। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर जो बेस्ड 3 जो आपके वीडियो हैं वो अपलोड कर रखे हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखे हो तो कृपया प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को जरूर चेक करिए। अब हम बात करते हैं कि पार्ट नंबर 4 में हमने किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो चलिए अब हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, तो आप देखिएगा। हमने इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस किया हुआ है वैद्युत अपघटनीय सेल, ओके। और हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, वैद्युत अपघटन, कि भैया वैद्युत अपघटनीय सेल कैसी होती हैं, वैद्युत अपघटन की प्रोसेस क्या होती है। फिर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा धातुओं का जो वैद्युत लेपन है वो कैसे होता है, किस प्रकार से वैद्युत लेपन करते हैं हम धातुओं का। फिर हमने इसमें पढ़ा है फैराडे के नियम। इस पर ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपके बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन के निकलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है हमारा वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो हम इससे पहली चर्चा अभी तक जो इतनी लंबी चर्चा करते आ रहे हैं वो चर्चा कर रहे थे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो सेल है ये है हमारी वैद्युत अपघटनीय सेल। बात को समझते जाना ताकि आपके दिमाग में जो चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप फिट होते जाए। जो बात हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कर रहे थे, वैद्युत रसायन सेलों की चर्चा कर रहे थे हम, तो उसमें चल क्या रहा था, तो आपने देखा होगा उसमें ये चल रहा था भाई साहब कि हम 2 बर्तन थे, एक में जिंक भरा था, एक में आपका कॉपर भरा था, अलग अलग तरीके से सिस्टम चल रहा था। ऐसे ही था ना, मतलब केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। यहां पर उल्टा होगा, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होंगी। पहली बात क्लियर, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होंगी। अब एक्चुअली होता यह है यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं इसकी, उसमें चर्चा ये हुई थी कि भाई वो एक कह सकते हैं कि वह एक सभ्य स्टूडेंट थे, सभ्य छात्र थे, और ये जो है एक असभ्य छात्र हैं। असभ्य छात्र मतलब कि जो कह सकते हैं कि कहना नहीं मानते बिना उचित दंड दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ होते हैं उद्दंड टाइप के, है ना, तो जैसे उनसे कहा जाता है कि भाई पानी ले आओ तो सुनते ही नहीं, है ना, जब उनके एक चनकट लगा दिया जाता है तो फिर पानी ले आते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उन्हीं को अपन बोलते हैं भैया ये हमारा वैद्युत अपघटन चल रहा है। क्या कि जब हम उस पर एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं, यानी इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है वो होती है स्वतः अप्रवर्तित, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, इस प्रक्रम में अगर मैं देखूं तो गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, मैं पहले यहां पर एक्सप्लेन कर ही देता हूं थोड़ा सा लिख लिख के। इस प्रक्रम में अगर मैं देखूं तो गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 होती है। इस प्रक्रम में अगर मैं देखूं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जिसे हम बोलते हैं स्वतः अप्रवर्तित। मतलब जब तक आप उसे डंडा नहीं मारेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होंगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो भाई इसमें एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। किसकी? एक्सटर्नल, एक्स नहीं भाई हो, है ना, एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। किसकी? एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है। हम उसमें एक्स्ट्रा, अभी बात आपको समझ में आएगी, मैं भी आपको अभी तुरंत समझा दे रहा हूँ। आपने देखा जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, कौन सी, इन्वर्टर वाली, है ना, तो वो क्या होता है, आप जब उसे चार्ज करते हैं तो फिर आप दोबारा से बैटरी देते हैं ना उसको। हाँ, वही वाला सिस्टम चल रहा है। अभी ऐसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई इसमें वैद्युत अपघटन होता कैसे है, किस प्रकार के हम वैद्युत अपघटनीय पदार्थों के बारे में चर्चा करें। मतलब आपको एकदम मजा आने वाला है, तो आप केवल देखते रहिए अच्छे से। तो इसमें क्या होता है कि पहली बात तो इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी जो डेल्टा जी है वो दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, दूसरी बात अगर बात करते हैं तो यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम होता है। तीसरी बात, इसमें जो वैद्युत ऊर्जा है उसको हम उसकी सहायता से हम केमिकल ऊर्जा या आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। ओके, ये जो आपकी सेल है वो है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आप कह सकते हैं वैद्युत रसायन सेलों से जस्ट अपोजिट है। क्लियर? अब बात आती है दिस पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस। ये भाई सब क्या है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की।
इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, हिंदी में बोले तो विद्युत अपघटन। अरे मजा आ जाएगा आपको, देखते जाना आप। इलेक्ट्रो मतलब ये है कि भाई साहब ये बिजली से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लिसिस का मतलब ये है कि हम इसे तोड़ फोड़ रहे हैं, अपघटन का मतलब यही तो होता है तोड़ना फोड़ना, तो इसका मतलब है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, दैट इज ब्रेक डाउन, ब्रेक अपने ब्रेक डाउन। ओके, हाँ, तो इसमें इस तरह की कहानी होगी। चलो समझ आ रही बात, ठीक है, इस शब्द का मतलब समझा है। अब इसमें होगा क्या, है ना, उसे समझ। अब आखिर इसका उपयोग कहाँ करते हैं, समस्या तो यहाँ पर है। तो इसका उपयोग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले आपके में प्राचीन काल में चैप्टर हुआ करता था तत्वों की निष्कर्षण का सिद्धांत, है ना, एनसीईआरटी की कृपा से वो हट गया है ना। अब आप सुनिएगा कि विद्युत जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसे हम विद्युत अपघटन बोलते हैं, उसका उपयोग कहाँ होता है। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड प्लेटेड आपकी नेकलेस आते हैं, नेकलेस मतलब वो हार वगैरह देखे ना, वो होते नहीं है चांदी, क्या नाम है, होते नहीं है सोने के, लेकिन सोने जैसे दिखते हैं, उनमें सोने का कह देते हैं कि सोने का भाई पानी चढ़ा उसमें, है ना। कंगन होते हैं, है ना, जानते हैं, हाँ कंगन होते हैं। तो कंगन में भी कह देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम पीतल के कंगन लाए या तांबे के कंगन लाए और उसमें हमने गोल्ड का कोटिंग करा दी, है ना, सोने का उसमें पानी चढ़वा दिया। तो अब हम इन्हीं चीजों के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, समझना मेरी बात को अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर है। तो पहला तो यह है कि हम धातुओं के शोधन में इसका उपयोग करते हैं, और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे उपयोग करते हैं, पहले आप सुनते जाइएगा। धातुओं के शोधन में हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का। ओके, यानी वैद्युत अपघटन का उपयोग हम धातुओं के शोधन में करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम एक धातु की दूसरे धातु के ऊपर अगर हमें कोटिंग चढ़ानी है, अगर हमें उस एक धातु की दूसरी धातु के ऊपर परत चढ़ानी है, तो हम वहां पर भी इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पर देखिए, अगर हमें धातुओं का शोधन करना है, आखिर होता क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरह से चलता है। एक आपका बर्तन होता है, ऐसे बढ़िया सुंदर सा बर्तन होता है, चिंता नहीं करना। जैसे मान लो धातुओं का शोधन इसमें किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सिस्टम चल रहा होता है। ये आपकी होती है कोई धातु की छड़, जैसे मान लो हमने अशुद्ध कॉपर की छड़ ले ली, काय की छड़ ले ली, अशुद्ध कॉपर की, अशुद्ध छड़, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने यहाँ पे शुद्ध छड़ ले ली, क्या ले ली, शुद्ध छड़। यहाँ पर मैं भर दूंगा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर मुझे भरना पड़ेगा पदार्थ, कौन सा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ओके, तो यहाँ पर कौन सा वैद्युत अपघट्य भरा जाएगा, तो यहाँ पर वैद्युत अपघट्य भरा जाएगा इसी का लवण का विलयन, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। ओके, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, यहाँ पर हमने भर दिया CuSO4। ओके, अब आप देखिएगा चल क्या रहा है, होना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका इस तरह से जुड़ा रहता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो छड़ है ये भी आपकी कॉपर की है, ये भी छड़ आपकी कॉपर की है। अब कहानी क्या चल रही होती है, यहाँ पर आप देखिएगा आखिर कहानी में दिक्कत कहाँ आ रही होती है। तो कहानी में अगर हम दिक्कत देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत अपघटन, इसको जैसे हमें समझना है, वैद्युत अपघटन को समझना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं Cu का, मान लो हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, वैद्युत अपघटन कर रहे हैं और शुद्ध अपन धातु प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, हमने बढ़िया तरीके से ऐसे सेटअप अरेंज किया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे चल क्या रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई कि यहाँ से जो होता है आपका इस वाली छड़ में क्या होता है कि इस वाली अगर हम छड़ में देखें तो यहाँ पर आपका होता है कि जो आपका Cu है वो आपका टूट टूट कर यहाँ गिरना शुरू हो जाता है, ऐसे टूट टूट के Cu इस तरह से। ओके, टूट टूट के गिरना शुरू हो जाता है, क्लियर इतना। तो Cu जो है आपका, ये आपका टूट टूट के गिरना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो दिस छड़ इज नॉन एज एनोड की छड़। तो एनोड पर अगर हम बात करें तो एनोड पर कहानी ऐसी चलती है कि Cu जो है आपका वो टूट के इस तरह से कहानी बनाने लगता है। ओके, अब देखो इसकी देखते हैं। तो यहां पर नेगेटिव चल रहा है भाई साहब, नेगेटिव चलने का मतलब क्या है, इस पर नेगेटिव आयन है, हाँ है, तभी तो ये नेगेटिव है। तो ये जो Cu निकला है यह यहाँ पर जाकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर क्या हो रहा है, तो कैथोड पर ये जो आपके Cu थे ना, हाँ Cu थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ओके, और ये आपके चिपक गए। तो ये जो आपके Cu वाले लोग हैं
यह आपके जाकर यहाँ पर ऐसे चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, हम देखेंगे कि जो हमारी एनोड की छड़ है वो क्या हो जाएगी। यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारी एनोड की छड़ है, एनोड की जो छड़ है वो हमारी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, होने लगेगी, पतली होने लगेगी। और क्या होगा, तो जब एनोड की छड़ पतली होगी, क्यों होगी पतली, क्योंकि उससे शुद्ध कॉपर निकल रहा है। इससे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो क्योंकि उससे शुद्ध कॉपर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शुद्ध कॉपर निकल रहा है। और निकल के जा कहाँ रहा है, तो निकल रहा है। और ये जो शुद्ध कॉपर है ये कहाँ जा रहा है, तो शुद्ध कॉपर कैथोड में जाके चिपक रहा है। ओके, तो कहानी कुछ इस तरह से हो रही होती है। बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए शानदार तरीके से, मैं तो कहता हूँ नोट कर लो तो बढ़िया रहेगा, है ना। मजा आया कि नहीं आया, बढ़िया चित्र बनाया, अच्छे समझाया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या इसे हम कैसे समझते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कह सकते हैं कि हिंदी में बोलते हैं विद्युत लेपन, धातुओं का विद्युत लेपन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं धातुओं का विद्युत लेपन। अब जैसे मान लो मुझे एक धातु की परत दूसरे धातु के ऊपर चढ़ानी है ना। जैसे मान लो मैं कंगन लाया पीतल के और मुझे उनमें सोने की पानी चढ़वाना है, तो क्या करूंगा मैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो उसके लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। ठीक है, ठीक है। अब इसमें होना क्या है तो आप देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है किसी भी चीज पर, तो क्या होगा मेरा कि चित्र बना लेता हूं पहले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़िया एक सुंदर सा बर्तन लेंगे। हाँ, बर्तन अपन तुरंत लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदत है। कॉपर का लेपन कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं धातु का विद्युत लेपन। तो जैसे मान लो हमें ये मान लो कोई छड़ है हमारी धातु की, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई धातु की छड़ है, ठीक है, उस पर हमें लेपन करना है। मान लीजिए हमें कॉपर का लेपन करना है, तो ये हमारी है कॉपर की छड़, शुद्ध कॉपर की छड़। ठीक है, लिख सकते हैं आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपकी शुद्ध कॉपर की छड़ है। ओके, और इस छड़ पर हमें क्या करना है, धातु का लेपन करना है। थोड़ा रंग दूसरा बना देते हैं छड़ का, है ना। ये हमारे पास कोई छड़ है, मान लेते हैं भैया हमारे पास चांदी की छड़ है, ठीक है। हाँ चांदी में कोई नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर चांदी की छड़ है, उस पर हम कॉपर का लेपन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो लोहे में कॉपर लगा दो, चाचाई में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी कोई छड़ है और इस पर हम कॉपर का लेपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक छड़ लेंगे कॉपर की और एक छड़ लेंगे जो हमें जिस पर क्या करना है, लेप चढ़ाना है। ओके, क्लियर इतना। जरूरी नहीं है कि कॉपर की ही आप लेपन करें। जैसे मान लो हमें सोने की लेपिंग करना है, तो यहाँ पर आप सोने का ले सकते हैं छड़, और ये आप सोने का सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा है जिस चीज का आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर कॉपर ले रहा हूँ क्योंकि हम कॉपर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पर बैटरी लगाएंगे और यहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या कहानी चल रही होगी, तो यहाँ पर जो कहानी चल रही होगी, तो ये जो आपका Cu की छड़ है और ये जो आपका CuSO4 का जो आपका सॉल्यूशन है, और ये आपकी कोई मेटेलिक रॉड है, कोई दूसरी धातु की छड़ है। तो अगर हम बात करें इन लोगों की, तो क्या चल रहा है इसमें, धातुओं के जो विद्युत लेपन की अगर हम बात करें यहाँ पर, कि आखिर चलेगा क्या, आखिर होगा क्या। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो क्या होगा कि आपका धनात्मक सिरा है, धनात्मक सिरा है तो इसमें क्या होगा, तो ये जो आपका व्यक्ति है एनोड की तरह जो हमारी छड़ है, तो यहाँ पर एनोड पर जो रिएक्शन चलेगी वो कैसे चलेगी, तो ये जो हमारा Cu है वो क्या करेगा, इस तरह से हो जाएगा, Cu डाई पॉजिटिव और प्लस 2E। तो Cu डाई पॉजिटिव तोड़ के इन्हें देगा, लो भाई Cu डाई पॉजिटिव, लो भाई Cu डाई पॉजिटिव। अब यहाँ पर इसका सिरा ऋणात्मक से जुड़ा था, तो यहाँ पर आ गया आपकी नेगेटिव। अब नेगेटिव से जुड़ा होने के कारण ये Cu जो है इसके ऊपर बढ़िया तरीके से ऐसे चिपक जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये जो आपका Cu है पीले कलर से बनाया था, तो लोग पीले कलर से चिपका दे रहे हैं। तो ये जो आपका Cu है बढ़िया तरीके से इसके ऊपर क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। क्लियर इतना। तो एनोड पर ये रिएक्शन चल रही होती है। आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका सॉलिड है और ये आपका एक्वस है। ओके, अगर हम यहाँ पर कैथोड की चर्चा करें, ये आपकी एनोड है। अगर मैं यहाँ पर कैथोड की बात करूं तो ये हमारी कैथोड है। तो कैथोड पर अगर मैं रिएक्शन की देखूं बात, तो कैथोड पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका Cu डाई पॉजिटिव है यह है आपका रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपका Cu सॉलिड बन रहा है। तो ये कुछ इस तरह से कहानी चल रही है।
अगर मैं बात करूं कहानी की ओवरऑल रिव्यू की, तो ओवरऑल रिव्यू अगर इस कहानी का कुछ इस तरह से निकलेगा कि भाई ये जो आपकी कहानी मिट जावे ये जो कहानी है इसकी अगर मैं ओवरऑल रिव्यू करूं तो क्या बोलेंगे इसके बारे में कि भाई पहले क्या हो रहा है कि ऐसी परिस्थिति में हम जिस धातु का लेपन करना होता है उसका हम क्या बनाते हैं, उसका हम बनाते हैं एनोड। यहाँ पर लिखेंगे जिस धातु का क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि जिस धातु का लेपन करना होता है उसका हम किस प्रकार से इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो जिस धातु का लेपन करना होता है उसका हम एनोड बनाते हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जिस धातु पर लेपन करना होता है उसका बनाते हैं कैथोड। ठीक है, वो तो बनी बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप समझ गए कि विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन का उपयोग क्या होता है, किस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि विद्युत अपघटन का जो है दो प्रकार से उपयोग देखा कि एक तो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर और दूसरा हमारा जो है सीयू का इलेक्ट्रोलिसिस हम किस तरह से करते हैं विद्युत अपघटन। और अगर हम देखें तो इसका सीयू के शोधन में आता है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ सीयू, प्यूरिफिकेशन ऑफ सीयू। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कॉपर का शोधन। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपके दोनों चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, है ना। ओरली तो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा, अभी मैं बहुत डिटेल में उसी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। और अब हम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे आखिर चल क्या रहा है। तो इसमें जो होता है आपका कुछ इस तरह से आपका एक पाथ होता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ऐसे डब्बा रहता है, छड़ रॉड, है ना, और एक आपकी ये रॉड रहती है। तो ये आपकी रॉड रहती है, इसे आप रॉड को बोलते हैं, ये आपकी एनोड की रॉड है। और ये जो रॉड रहती है ये आपकी बोलते हैं ये आपकी कैथोड की रॉड है। यहाँ पर बीच में आपका रहता है सॉल्यूशन। जैसे मान लो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया NaCl, इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब विद्युत अपघट। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं बैटरी। तो बैटरी कैसे लगाते हैं, तो बैटरी लगाने का तरीका आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से आपको जोड़ना है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस तरह से आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। अब होना क्या है, जैसे मान लो हमने इसमें NaCl भर दिया था। ओके, तो ये जो क्या होगा कि इस तरह से क्या होगा कि ये जो यहाँ पर क्या होगा कि Na पॉजिटिव जो है आपका इसकी तरफ जाना शुरू करेंगे और Cl माइनस कहाँ की तरफ जाना शुरू करेंगे, यहाँ की तरफ। ठीक है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपकी इस तरह से बनती है। ओके, क्लियर इतना, कोई दिक्कत कोई समस्या, तो आप इतना ध्यान दे सकते हैं। और बात वही है कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है, तो कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है, यानी आपका अपचयन होता है। और एनोड पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। और अपचयन और ऑक्सीकरण को मैंने सबसे पहले दिन बड़े ही डिटेल में आपको इसके बारे में समझा रखा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे जो हमारा मेन टॉपिक है, और अब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे आखिर चल क्या रहा है। तो अब हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, तो माइकल फैराडे ये महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1833-34 की बात है, इन्होंने अपने नियम प्रतिपादित करे। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि भाई पहला नियम इन्होंने ये बताया कि जो आपका मात्रा डिसोसिएट हो रही है आपकी यहाँ से वहाँ विद्युत अपघटन में, तो उन्होंने कहा जो मात्रा आपका विद्युत अपघटन में रासायनिक पदार्थों की निकल रही है उसकी अगर हम देखें कहानी, तो वह आपकी प्रवाहित विद्युत धारा की कैसी होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यही बात इन्होंने बताई। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि भाई वो जो आपका होता है वह आपका तुल्यांकी भार के क्या होता है, समान। वो हम आगे चलेंगे दूसरे नियम में डिस्कस करेंगे। तो पहला नियम ये है कि जो आपका पदार्थ है, जो आपके रासायनिक पदार्थ है विद्युत अपघटन के पश्चात अगर हम उनकी मात्रा देखें तो उनमें प्रवाहित धाराएं कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस नियम की चर्चा कर लेते हैं। तो आपके फैराडे का जो पहला नियम है वो यही है कि विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन में जो आपकी रासायनिक विघटन हुआ है उसकी अगर हम मात्रा देखें तो वो कैसे होती है, उसकी अगर हम मात्रा देखें तो क्या होता है कि वह विद्युत अपघट्ट में जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसकी मात्रा ये कैसा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो वो जो आपका W है यानी जो मात्रा है वह आपका आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है, या आप कह सकते हैं धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब हम चर्चा करेंगे फैराडे के दूसरे नियम की तरफ। तो अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। दूसरा नियम बहुत ही शानदार नियम है। तो उसने ये अच्छे सुनना बात को, उसने ये बताया कि अगर मान लीजिए हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे मान लीजिए दो या दो से ज्यादा मान लीजिए हमारे पास विद्युत अपघटनीय सॉल्यूशन है, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, उसने ये बताया कि अगर हम उसमें समान धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं
तो अगर हम उनके कह सकते हैं कि जो विद्युत अपघटन होता है उससे जो आपका पदार्थ प्राप्त होता है उसकी अगर हम मात्रा देखें तो वह उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो आपका मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है, वह समानुपाती होती है उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के। ठीक है, तुल्यांकी द्रव्यमान हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी पढ़ा देंगे। तो ये हमारे फैराडे का दूसरा नियम क्या कह रहा है आपसे कि विभिन्न वैद्युत अपघटनीय विलयनों में अगर हम विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित कर रहे हैं तो उनसे मुक्त विभिन्न पदार्थों की जो आपकी मात्राएं हैं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान ये क्या होता है, ये भी एक समस्या है ना। तो रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो वो हम क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब मान लो हमें नहीं आता है ना, अब जरूरी थोड़ी ना है कि आता होगा, तो हम यहाँ पे भी बताएंगे। रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करना होता है कि धातु का परमाणविक द्रव्यमान और जितने इलेक्ट्रॉन उसको अपच्छेद करने में लग रहे हैं उसका आप डिवाइड कर दीजिए, सो आपका निकल आता है। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें विद्युत अपघटन के उत्पाद से मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें विद्युत अपघटन की तो देखो, अगर हमारा इलेक्ट्रोड अभिक्रियाशील है तो वो भी भाई भाग लेगा, और अगर हमारा इलेक्ट्रोड अक्रिय है तो वह आपके एक तरह से कह सकते हैं कि एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, बढ़िया तरीके से यहाँ से उठाएगा वहां देगा, जैसे आपका प्लेटिनम का हो गया है ना, गोल्ड का हो गया। तो अगर मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड किसी सक्रिय पदार्थ का बना है, जैसे मान लो हमारा कॉपर का बना है, तो वो भी आपका क्या है, भाग लेता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। अब हम बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट में तो हम दो चीजें ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं गलित NaCl के लिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गलित NaCl के लिए। अब गलित NaCl के लिए अगर हम बात करें तो इसमें होना क्या है कि गलित NaCl की रिएक्शन किस प्रकार से होनी है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो अगर मैं गलित NaCl को देखूं तो क्या होगा कि आप देखिएगा यहाँ पर गलित NaCl को अगर हम देखें तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से, NaCl है तो ये आपका टूटेगा कैसे, तो ये आपका टूटेगा आपका दो हिस्सों में, एक आपका Na+ और आपका एक Cl-। ओके, ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ठीक है, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं Na+ की, तो Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और आपका इस तरह से यानी बनाएगा। ओके, Cl- क्या करेगा, तो जो आपका Cl- है वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस तरह से कहानी होगी। ठीक है, तो Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना कहलाता है आपका रिडक्शन। तो यहाँ पर हो रहा है आपका अपचयन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो रहा है आपका अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। ओके, अब एक बात आप बताइए कि क्या Cl- से Cl बन सकता है, उनका हाँ बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कब बनना, कभी नहीं बनता, ऐसे बनता है, हाफ Cl2 बनता है। ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेबल नहीं होता, और अगर आप इसे थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा, Cl2 + 2E-। तो इसे बोलेंगे कि यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। ओके, अब आप जानते हैं कि अपचयन कहाँ पर होता है, तो अपचयन आपका होता है रिडक्शन है तो रिडक्शन होता है आपका कैथोड पर, और ये क्या चल रहा है, ऑक्सीकरण, तो ये होता है आपका एनोड। अब हम बात करते हैं दूसरा एक्वस NaCl की। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा जलीय NaCl। अब देखो गलित NaCl में अगर हमने देखा तो केवल यहाँ पर गलित NaCl में केवल Na था और Cl था, लेकिन अगर हम जलीय NaCl में देखें तो यहाँ पर कौन कौन होगा, तो यहाँ पर आपका जल भी पार्टिसिपेट करेगा, Na भी पार्टिसिपेट करेगा और Cl भी पार्टिसिपेट करेगा। तो हम देखते हैं कि भाई जलीय NaCl में क्या क्या होने वाला है। तो अगर हम जलीय NaCl, अच्छे से सुनना मेरी बात को, नहीं समझ में नहीं आएगा वैसे में नहीं आता देखिए, अगर हम जलीय NaCl को देखें तो क्या होगा जलीय NaCl में, तो यहाँ पर आपका NaCl होगा और आपका क्या होगा, जल होगा। ओके, तो जलीय NaCl में अगर हम NaCl को देखें तो ये आपका किस किस में टूटता है, तो आपका Na+ में टूटता है और आपका Cl- में टूटता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका Na और Cl- में टूट रहा है। ठीक है, अब हम बात करें H2O की, तो H2O आपका भी टूटेगा भाई, है ना। तो H2O के बारे में हम जानते हैं भैया, ये टूटता है आपका H+ और OH- में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं भाई एनोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे क्या चल रहा है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भाई कैथोड पर क्या चलेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अपचयन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिडक्शन होता है कैथोड पर, और रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा कि Na पॉजिटिव जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा आपका Na, वो स्टेबल वाला सॉलिड। ओके, और मैं यहाँ पर H+ को देखूं तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन लेगा और ये आपका बनाएगा आपका, कौन बैठा है क्या मच्छर। इसे अगर हम देखें तो आपका कुछ बनाएगा आपका हाफ H2 और प्लस कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन लेते लिया। ठीक है, अब आप ये बताइए कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। हम कुछ नहीं करेंगे, हम उठाएंगे अपनी टेबल पीछे वाली और हम देखेंगे कि भैया इसके लिए E0 कितना आ रहा है। ओके, और फिर हम देखेंगे इसके लिए E0, तो इसके लिए E0 तो होता है 0। ओके, और ऊपर वाले के लिए E0 देखते हैं तो इसका आता है आपका -2.71 वोल्ट। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए भाई कि ये आ गया आपका माइनस में, है ना। तो ये माइनस में आएगा तो जी हो जाएगा आपका प्लस में, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये माइनस में नहीं आना चाहिए, तो ये वाली रिएक्शन तो आपकी होगी नहीं। कौन वाली? ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। अब होगा क्या कैथोड पर? तो कैथोड पर आपका पानी जो है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ओके, और ग्रहण करके बनाएगा आपका ये कुछ इस तरह से हाफ H2 गैस वाला। ओके, और क्या है भाई, और आपका OH नेगेटिव। तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा कैथोड पर। इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे भाई एनोड पर क्या चल रहा है। तो एनोड पर होगा आपका ऑक्सीकरण। क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीकरण। तो अगर हम एनोड पर देखें तो एनोड पर कौन कौन सी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटीज है, और ये हमारी क्लियर रिएक्शन यहाँ पर आई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एनोड पर देखें तो हमारा एक तो Cl वाला सिस्टम चल रहा था। तो Cl जो था हमारा वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करवा देते हैं इससे, तो ये बन जाएगा आपका हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन त्यागा। इसके लिए हम यहाँ से E0 देखेंगे किताब से और लिखेंगे, है ना। किताब में टेबल बनी हुई है, वहां से आपको E0 देख के लिखना है। तो ये आता है आपका 1.36 वोल्ट। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की। तो हमारा क्या था, वाटर भी था। ओके, वाटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागना है उसको, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आपका H+ बनेगा। ओके, और O2 में आपका रिड्यूस होगा। ओके, O2 चाहिए तो यहाँ 2 करिए। ओके, तो ये 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर हमने देखा तो ये आया भैया आपका 1.23। तो इसका हमने देखा तो 1.23 आया। अब समस्या देखो कहाँ आ गई, तो आप कहेंगे भैया दोनों पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव तो दोनों है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें भैया ओवर पोटेंशियल आ गया, ज्यादा पोटेंशियल है, इतना नहीं चाहिए। तो यहाँ हमें क्या है, ओवर पोटेंशियल प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमें विभव आधिक्य की सामना करना पड़ रहा है। तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भैया विभव आधिक्य हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर विभव आधिक्य। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये वाली रिएक्शन तो इसमें पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल कौन सी, ये वाली। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि भाई एनोड पर क्या हो सकता है, तो एनोड पर जो होना है वो केवल यही वाली रिएक्शन हो पाएगी। एनोड पर केवल क्लोरीन वाली सिस्टम चलेगा, यानी Cl- आफ्टर रिएक्शन हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन, या ओवरऑल रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो आपकी किस तरह से होगी, तो वो होगी आपकी NaCl प्लस H2O। तो NaCl और H2O को अगर मैं देखूं तो ये किस प्रकार से होगा, तो ये आपका होगा Na+, ओके, प्लस हाफ Cl2, ओके, ओके, और क्या बनाएगा, और बनाएगा आपका OH नेगेटिव। ओके, और क्या बना रहा था, और हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर बना था भाई साहब हाफ H2, तो हाफ H2 लिख लो। तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी कुछ इस तरह से। ये कहां से लिखा, तो हम यहाँ पर पीछे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ये बना है, तो ये प्रोडक्ट हमने यहाँ छाप दिया। कहाँ गया, ये दोनों। ठीक है,
और दूसरे बगल वाले प्रोडक्ट अपन ने यहाँ छाप दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ओवल ऑर्डर रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये जो आपका टॉपिक है ये आपका खत्म हो गया। कौन सा कि ये जो आपका फैराडे अराडे का आप नियम पढ़ रहे थे, है ना। उसके बाद अपन ने जो वैद्युत अपघटन का जो उत्पाद पढ़े वो बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी बैटरियां होती हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो अब हम इस टॉपिक पर बैटरियों वगैरह की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। बिल्कुल आपको इसमें मजा आ गया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा, मैंने अच्छे से इसे पढ़ाया हुआ है। तो आपको इसमें बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल बात है ही नहीं। आप इसे बढ़िया तरीके से क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से आप पढ़ते जाइए, खुद के नोट्स जरूर बनाइए। अब मान लीजिए कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत आलसी किस्म के होते हैं, तो उन आलसी प्रकार के बंदों के लिए भी हमने एक व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए क्या है कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपना नोट्स बना के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपके जो मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मसल्स की एक्सरसाइज होने से जो दिमाग है वो और अच्छे से काम करता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम में जाइए, एक्सपी क्लासेस टाइप करिए, वहां पे हमारा चैनल ज्वाइन करिए और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करिए कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फिर आपसे बात होती है अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।